हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ। आज हम रीजनिंग में एसएससी सीएचएसएल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चार संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर चार संख्याएं बताई गई हैं जिसमें से तीन संख्याएं समान है परंतु एक संख्या भिन्न है। उस संख्या का हमें पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं का टोटल करके देखते हैं। तो इसके एक एक अंक का अगर टोटल करें हम, तो यहाँ पर है चार संख्याएं दोस्तों। तो यहाँ पर 5 और 4 कितना होता है दोस्तों? 5 और 4 होता है 9, 9 और 2 11, और 11 और 3 कितना होता है दोस्तों? 11 और 3 होता है 14। इन चारों अंकों का जब हमने टोटल किए तो आगे 14। अब अगली संख्या भी चेक करते हैं कि क्या इसका टोटल 14 आ रहा है। तो 6 और 3 कितना होता है दोस्तों? 6 और 3 होता है 9, 9 और 4 13, और 13 और 1 14। तो इनके अंकों का योग भी टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? 14 हो रहा है। तो यहाँ पर 14 का लॉजिक लगाया गया है। अब चलिए इस संख्या को भी चेक कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 3 10, और 10 और 8 18। तो यहाँ पर तो 18 हो गया दोस्तों। अब इसके नीचे वाली संख्या भी हम चेक कर लेते हैं। तो 6 और 1 होता है 7, 7 और 5 होता है 12, 12 और 2 होता है 14। तो इसका भी योग कितना आ रहा है दोस्तों? इसके अंकों का योग भी आ रहा है 14। तो हमें वह संख्या पूछी गई थी जो इन तीनों संख्याओं से भिन्न है। तो वह तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? वह तीसरी संख्या हो जाएगी 6138, जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है दोस्तों? जिसके अंकों का योग आ रहा है 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? भिन्न संख्या 6138 हो जाएगी, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं बताई गई है दोस्तों, 12, 150, 14 और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर है दोस्तों 12 और यहाँ पर 150। तो यदि हम 12 का वर्ग करें दोस्तों, तो 12 का वर्ग कितना होता है? यदि हम 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग होता है 144। और यदि हम 12 को आधा करें तो 12 का आधा कितना होता है दोस्तों? 12 का आधा होता है 6। तो यदि 6 को हम इसमें जोड़ें तो यह टोटल कितना होता है दोस्तों? यह टोटल हो जाता है 150। तो यह लॉजिक यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। अब ठीक इसी प्रकार 14 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 14 का वर्ग करें तो 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। कितना होता है दोस्तों? 196। और यदि हम 14 को आधा करें तो 14 का आधा होता है 7, और 196 में यदि हम 7 को जोड़ दें यहाँ पर होता है 203। अब चूंकि 203 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यह सिंपल सा लॉजिक प्रयोग किया गया था दोस्तों कि सबसे पहले संख्या का वर्ग किया गया और जो वर्ग प्राप्त हुआ उसमें उसी संख्या का आधा जोड़ दिया गया, तो हमें आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों, और हमारा आंसर हो गया 203। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी सी आकृति हमें दी हुई है जिसके अंदर हमें गिनकर बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर इस आकृति को चलिए हम गिनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने कितने त्रिभुज अभी तक गिन चुके हैं। तो यहाँ हो गया हमारा पहला त्रिभुज, ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज और सातवां त्रिभुज। तो यहाँ पर टोटल अभी तक हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? टोटल हमें दिखाई दे रहे हैं 7 त्रिभुज। तो इस 7 को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, परंतु इसमें आगे और त्रिभुज है दोस्तों। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, इस बड़े त्रिभुज को 1 गिनेंगे। इसके पश्चात एक बड़ा त्रिभुज ये भी हो जाएगा दोस्तों, और एक त्रिभुज सबसे बड़ा त्रिभुज जो होगा वह ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल और कितने त्रिभुज बने दोस्तों? टोटल 3 और त्रिभुज बन रहे हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 3 हो जाएगा 10। तो इस आकृति में टोटल अभी तक हमें कितने त्रिभुज मिले हैं दोस्तों? टोटल हमें 10 त्रिभुज मिल गए हैं। तो यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द किसी प्रकार समान है और एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि तीनों किस प्रकार समान है। तो यहाँ पर है पैसों। पैसों दोस्तों क्या है? पैसों एक मुद्रा है, और पैसों किस देश की मुद्रा है दोस्तों?
तो पैसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? अर्जेंटीना की मुद्रा है। तो पैसो तो दोस्तों अर्जेंटीना की मुद्रा है। अब अगली मुद्रा हम चेक करते हैं दोस्तों कि रियाल। रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये सभी किसी न किसी देश की मुद्राएं हैं। अब अगली मुद्रा हमें क्या दी है दोस्तों? अगली मुद्रा दी है हमें बात। बात भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पर है दोस्तों बात, और बात कहाँ की मुद्रा है? बात है थाईलैंड की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? थाईलैंड की मुद्रा है। अब चूंकि यहाँ पर तीनों जो हमें शब्द दिए थे यह मुद्राएं हैं, तो ये तीनों देशों की मुद्राएं हो गई दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा गया था भिन्न शब्द, तो हमारा भिन्न शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? भिन्न शब्द हो जाएगा ओस्लो, क्योंकि यह मुद्रा नहीं है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। क्या है दोस्तों? ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है। चूंकि यहाँ पर तीनों हमें मुद्रा दी है और उनके देश हमने बताए हैं दोस्तों, और यहाँ पर यह राजधानी है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर एक अंक दिया है हमें 6, जिसके विपरीत आने वाली संख्या हमें बताना है। अर्थात यदि 4 की जगह यहाँ पर 6 है तो इसके विपरीत में यहाँ पर इस नीचे वाले भाग में कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम तो सबसे पहले हम इन 2 डाइस को लेते हैं। ये जो शुरू के 2 डाइस है इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें ऐसी कोई कॉमन संख्या हमें दिखाई दे रही है दोस्तों जो दोनों में समान है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें 4 ऐसी कॉमन संख्या दिखाई दे रही है जो दोनों डाइस में समान है। तो सबसे पहले हम 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ इस प्रकार की हम बॉक्स बनाएंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस पर। इसके लेफ्ट साइड में कितना दिया है दोस्तों? क्लॉकवाइज इसमें 3 दिया है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं पहले बॉक्स में। अब फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसके बाद में क्या दिया है? 3 के बाद में दिया है 2, तो इसको हम अगले बॉक्स में लिख लेंगे। अब यहाँ पर तो संख्याएं पूरी हो गई दोस्तों। अब इसके अगले डाइस में चलते हैं। तो यहाँ पर 4 के बाद वाली संख्या क्या दी है दोस्तों? 4 के बाद वाली संख्या दी है 5। तो क्लॉकवाइज यहाँ पर 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा 6। तो इस 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हुई दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5। परंतु पासे में तो 6 संख्याएं होती है, तो बचा क्या दोस्तों? यहाँ पर बच गया 1। तो हमें 4 के विपरीत तो पता चल गया कि 4 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों? 4 के विपरीत आएगा 1। परंतु हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 6 के विपरीत। तो चलिए हम 6 के विपरीत ही बता देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 के विपरीत देखते हैं। तो यहाँ पर 3 के विपरीत एक अंक छोड़ के क्या होगा दोस्तों? 3 के विपरीत होगा 5। और यहाँ पर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6, और 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह अंक 2 हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया था कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर वह संख्या 2 हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में कैंडिडेट को 84629241 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और एक्शन को 4819 और 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में डिक्टेशन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो हमें इस शब्द को कूट भाषा में क्या लिखेंगे यह बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यह शब्द को एक बार लिख लेते हैं। अब हमारे सामने यह शब्द आ चुका है दोस्तों। अब सिंपली हम इस एक एक अक्षर की कोडिंग देखेंगे कि इस सेंटेंस में शब्दों के लिए क्या अंक प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों डी, और कैंडिडेट में हमें डी दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट में यहाँ पर चौथे नंबर पे डी है, और यहाँ पर चौथा अंक क्या है दोस्तों? चौथा अंक है यहाँ पर 2। तो डी के लिए सामान्य रूप से यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया होगा? डी के लिए 2 प्रयोग किया गया होगा। अब आई के लिए चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी के बाद अगला जो हमें शब्द दिखाई दे रहा है वह है आई, और यहाँ पर आई के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? आई के लिए प्रयोग किया जा रहा है 9 का। तो हम 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सी यहाँ पर पहला लेटर था, तो सी के लिए क्या प्रयोग किया गया दोस्तों? सी के लिए प्रयोग किया गया 8 का। टी के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? टी यहाँ पर सेकंड लास्ट लेटर है, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो टी के लिए 1 प्रयोग हो रहा है। अब चूंकि हमें इस प्रकार का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परंतु हम इसे आगे भी चेक कर लेते हैं कि ए के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जा रहा है। ए के लिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर में फर्स्ट अंक क्या प्रयोग किया जा रहा है? 4 प्रयोग किया जा रहा है। और टी के लिए यहाँ पर 1 प्रयोग किया गया था। आई के लिए 9 प्रयोग किया गया था। अब ओ दिया है हमें, तो ओ के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट लेटर है ओ, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर है 3। ओ के लिए 3 का प्रयोग किया गया है,
और एन के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों, एन यहाँ पर लास्ट लेटर है, तो यहाँ पर लास्ट अंक है 6, तो एन के लिए 6 का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा यही ऑप्शन होगा और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिक्टेशन को 29814193 से कोडबद्ध किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया, तो निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 व्यक्ति बताए गए हैं जिसमें एक निर्मला है और एक राहुल है। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले हम उनके फर्स्ट लेटर को यहाँ पर लिख लेते हैं कि यह हो गई निर्मला और यह हो गया राहुल। अब निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन, अर्थात निर्मला की जो माँ है, यह कुछ भी हो सकता है, तो निर्मला की जो माँ है उसको हम ए मान लेते हैं। तो निर्मला की माँ की बहन अर्थात ए की बहन बी मान लेते हैं के पुत्र के रूप में कराया। तो बी का पुत्र कौन हो गया, बी का पुत्र हो गया आर। अब चूंकि ए और बी आपस में बहने बहने हैं, तो एन अर्थात निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता हो जाएगा दोस्तों, चूंकि जो निर्मला है यह बी उसकी मौसी लगेगी और मौसी का लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसेरा भाई हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है दोस्तों, मौसेरे भाई का रिश्ता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं और एक शब्द अज्ञात है जो हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है झुंड और यहाँ पर दिया है भीड़। तो भीड़ जो रहती है दोस्तों हमेशा झुंड में रहती है, या फिर भीड़ों के जो समूह होता है उसे झुंड कहा जाता है। और एक शब्द हमें दिया है यहाँ पर भीड़ दोस्तों, तो भीड़ किसकी होती है दोस्तों, भीड़ शेर की नहीं होती, शेरों का झुंड होता है। मनुष्य की भीड़ होती है दोस्तों, मनुष्यों का समूह अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे कहा जाता है भीड़। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा मनुष्य। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।